हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। मेरा नाम ऋतुराज। आज 26 मार्च है, तो 26 मार्च के करंट अफेयर्स की क्विज हम करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, डीजीसीए ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कितनी तारीख तक के लिए रद्द कर दिया? ऑप्शन आपके पास है 10 मई, 15 अप्रैल, 30 अप्रैल या फिर 25 जून। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे भारत देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उसको देखते हुए डीजीसीए ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, कितने तारीख तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया? चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, उस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में मुझे दीजिए जरूर। क्वेश्चन यहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। चलिए हमको यहाँ क्वेश्चन में ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल गया है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो किलिमंजारो है। और आपको एक चीज और बता दूं, पूरी दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है वो हिमालय है, ये आप जानते ही होंगे। तो हिमालय में माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुक कर रिकॉर्ड बनाया है? रिसेंटली विच इंडियन माउंटेनर्स हैव हेल्ड एट अ 24 hours long record on Kilimanjaro, the highest peak of the African continent। चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपके पास रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव, राहुल सचदेवा एवं अनिल त्यागी, मोहन अग्रवाल एवं अनुज कुमार, और साथ ही साथ में संतोष त्यागी या फिर मनोज कुमार। चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन क्या रहे? ऑप्शन आप देख चुके हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया? आप फोटो देख सकते हैं इसमें। चलिए इसका आंसर है रोहतास खिलेरी और अनु यादव। आप फोटो देख के ही आप समझ गए होंगे, एक फीमेल है और एक मेल है, तो ऑब्वियसली पहला वाला आंसर ही होना चाहिए यहाँ पे, रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव। अब देख लेते हैं इनके बारे में। पर्वतरोही रोहतास खिलेरी हिसार के गांव मालापुर के निवासी हैं, और पर्वतरोही अनु यादव फतेहाबाद के बुवान गांव की रहने वाली है। तो यहाँ पे दोनों जो पर्वतरोही हैं, इन्होंने बहुत ही अभूतपूर्व काम किया है, गौरवपूर्ण काम किया भारत के हिसाब से, भारत की गौरव को बढ़ाने के लिए, कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची किलिमंजारो चोटी पर यहाँ पे 24 घंटे से ज्यादा रुककर यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। रोहतास खिलेरी माउंट एवरेस्ट को भी फतह कर चुके हैं। चलिए एक और हमको काम की चीज मिली है कि रोहतास खिलेरी जो है ये माउंट एवरेस्ट को भी फतह कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए सहयोग ज्ञापन एमओसी को 23 मार्च 2021 तक के लिए मंजूरी दे दी है? 23 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान की है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन एमओसी between India and which country in the field of water resources on 24 मार्च 2021? नेपाल, चीन, रूस या फिर जापान। चलिए इसका आंसर दीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को 23 मार्च 2021 को मंजूरी दे दी है? दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। मेरा नाम ऋतुराज, आपका दोस्त। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपने देख लिए। आपसे एक और निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट में आंसर देते चलिए। और साथ ही साथ में वीडियो पसंद आए तो कमेंट में मुझे बताइए जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। चलिए तो क्वेश्चन है इसका आंसर है जापान। जापान के साथ एक एमओसी पे साइन किया गया है, इसको बोलते हैं समझौता ज्ञापन, सहयोग ज्ञापन, सॉरी, सहयोग ज्ञापन। एमओसी का लक्ष्य जल और डेल्टा प्रबंधन तथा जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालीन सहयोग को विकसित करना है। इससे जल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधा और जल संसाधन विकास में स्थायित्व का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। हाल ही में किस राज्य ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021? झारखंड, बिहार, पंजाब या फिर दिल्ली? चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस राज्य ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? चलिए इसका आंसर है बिहार। बिहार ने
एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति होती है जो 2021 की, उसको शुभारंभ किया है, उसको चालू किया है। बिहार ने एथेनॉल उत्पादन को लागू किया। राज्य कैबिनेट द्वारा नीति को मंजूर दिए जाने के बाद बिहार जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के तहत एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत पहला राज्य बन जाएगा। यह नीति एथेनॉल की निकासी की अनुमति देगा, जो पहले गन्ने के अधिशेष मात्रा के साथ गन्ने तक ही सीमित थी। नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय, जिसको डीजीसीए बोला जाता है, ये वही क्वेश्चन है जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, उसी के बारे में हम देखने वाले हैं कि नागरिक विमानन निदेशालय महानिदेशालय कार्यालय डीजीसीए ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कितनी तारीख तक रद्द करने की घोषणा की है। To what date has the Directorate General of Civil Aviation announced the cancellation of all international flights? 10 मई, 15 अप्रैल, 30 अप्रैल या फिर 25 जून? चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक के लिए डीजीसीए ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 30 अप्रैल तक के लिए सभी स्कूल जो रहेंगे वो बंद करने का फैसला किया गया है। सभी स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। जिम बंद रखने का फैसला किया गया है। सिनेमा हॉल बंद रखने का फैसला किया गया। और साथ ही साथ में अब एक और चीज आ रही है कि 26 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक सभी बैंक बंद रहेंगे। सभी बैंक बंद रहेंगे। इनकी छुट्टियां पड़ रही हैं। और अभी तो क्या है कि 31 मार्च जो है वो आपका ऑडिट का दिन होता है। 1 अप्रैल जो है वो बैंक डे होता है। उसके बाद फिर 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे है। और ऐसे ही सारी लगातार छुट्टियां पड़ रही हैं। इसको देखते हुए यहाँ पे हमको अपने लिए धन की व्यवस्था करके रखनी चाहिए, पैसों की व्यवस्था कर लेना चाहिए। ये एक अलर्ट भी बोल सकते हैं एक प्रकार से कि बैंक जो रहेंगे वो 6 दिन बंद रहेंगे, सीधे 6 से 7 दिन बंद रहेंगे। तो आप अपनी व्यवस्था करके रखिए। बस यहाँ पे एक ही चीज है, जो एटीएम सुविधाएं जो हैं वो आपकी लगातार सुचारू रूप से चालू रहेंगी। उसमें लगातार डेली टू डेली कैश जो है वो डिपॉजिट होता रहेगा। सिर्फ हमारा जो बैंकिंग की सुविधाएं हैं, जो कस्टमर से रिलेटेड हैं बैंकिंग के लिए, बैंक के अंदर, वो सारी बंद रहेंगी। डीजीसीए ने कोरोना मामले के देखते हुए एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान परिचालन पर लगे प्रतिबंध की अवधि को 30 अप्रैल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि मामले की गंभीरता के आधार पर सक्षम अधिकारियों द्वारा चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। रूस ने हाल ही में 18 देशों के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? रशिया recently launched how many satellites from 18 countries successfully? 38, 40, 50 या फिर 55? चलिए इसका आंसर दीजिए। रूस ने हाल ही में 18 देशों के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चलिए इसका आंसर है 38। 38 जो सैटेलाइट्स हैं 18 देशों के, उनको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 38 उपग्रह किस किसके हैं? दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राजील सहित टोटल 18 कंट्रीज हैं। उनके उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है रशिया ने। इन सैटेलाइटों में से एक चैलेंज 1 नामक उपग्रह पूरी तरह से ट्यूनीशिया में बनाया गया पहला उपग्रह था, जिसे टेलनेट दूरसंचार समूह द्वारा बनाया गया था। फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? फिच रेटिंग हैज इंक्रीज इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-20 टू व्हाट परसेंटेज? ऑप्शन है आपके पास 10.8%, 11.8%, 15.5% या फिर 12.8%? चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है 12.8%। पहले रेटिंग एजेंसी ने अगले वित्त वर्ष की वृद्धि दर 11% रहने की अनुमान लगाया था। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि 2020 के कैलेंडर साल की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउन की वजह से मंदी में चली गई थी, इसीलिए वृद्धि दर जो है वो
कम थी। अब यहाँ पे बोल रही है कंपनी कि भाई भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ से बढ़ रही है, क्योंकि सभी जो व्यापारी हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अंबानी अडानी ऐसे लोग का ही फायदा हो रहा है। बाकी जो एक छोटा मिडिल क्लास व्यक्ति है या एमएसएमई है, जो छोटे जो बिजनेसमैन हैं, उनका तो धंधा ठप हो रहा है, क्योंकि अभी एक और नई समस्या बन रही है। उनको सभी को ये डर लग रहा है कि लॉकडाउन फिर से लग सकता है। तो इसको देखते हुए बहुत से जो व्यापारी हैं, खास तौर से हमारे भारत में सबसे बड़ा जो व्यापार कपड़ों का माना जाता है, कपड़ों का व्यापार जो है वो सीधा सीधा शादियों के सीजन से जुड़ा हुआ रहता है। और अभी लगातार शादियां आने वाली हैं अगले महीने से, अप्रैल में। तो इसको देखते हुए व्यापारी लोगों में संभावना व्यक्त करी जा रही है, ये डर महसूस हो रहा है कि कहीं फिर से ना लॉकडाउन लग जाए। तो इसीलिए वो भी अपना जो माल जो है, जो कच्चा माल जो है या कपड़ों का पूरा जो व्यापार जो है वो क्रेडिट पे लेने से अभी डर रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। क्योंकि सरकार की गाइडलाइन जो आ चुकी कि 50 लोग शादी में शामिल होंगे, तो ऑब्वियसली बनी बात है यहाँ पे नुकसान होना ही होना है। और 20 लोग का मौत में शामिल होने का, अंतिम संस्कार में शामिल होने का डिसाइड कर दिया। अंतिम संस्कार का 50 लोग शादी में रहेंगे और 20 लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है। लेकिन उसके बाद हमारे अनुमान में तेजी से वृद्धि हुई है, इसको ऐसा बताया गया, परंतु ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ बढ़ रहा है। फिर से वापस हम हमारा सेंसेक्स, हाँ एक और चीज आपको बता देता हूँ कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार या फिर विदेशी जो एजेंसियां, उनके हिसाब से सेंसेक्स की वृद्धि की बात करी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेंसेक्स जो है ये एक वर्चुअल बोल सकते हैं, मतलब ये सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि आप जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अगर बुल ट्रेडिंग कर देते हैं। बुल ट्रेडिंग आपको पता होगा क्या होता है। बुल ट्रेडिंग ये होता है कि जब किसी भी मार्केट को उठाने के लिए बल्क में ट्रेडिंग की जाती है, तो मार्केट जो है वो उठने लगता है, उसको बोलते हैं बुल ट्रेडिंग। तो बुल ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है लगातार। आप देखते हैं कि मार्केट जो है एकदम से तेजी से जाता है ऊपर, फिर नीचे गिरते जाता है, फिर ऐसा जाता है, ये जंप कर रहा है, इसको बुल ट्रेडिंग भी बोला करते हैं। चलिए, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। रिसेंटली 116th मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज हेल्ड इन द न्यू दिल्ली। ऑप्शन है आपके पास नेपाल, पाकिस्तान, चीन या फिर रूस। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसके आंसर के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज भी चेक कर सकते हैं। नेपाल हो नहीं सकता क्योंकि इंडस नदी वहां पर नहीं। तो इंडस नदी या सिंधु नदी सिर्फ कहाँ पे है? पाकिस्तान में, और भारत के साथ बॉर्डर साझा करती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पाकिस्तान होना चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान रहेगा। यह भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है। चलिए, हमको एक काम की चीज एक और मिलती है कि सिंधु आयोग जो है या परमानेंट सिंधु आयोग जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच के अधिकारी जो हैं, मतलब अधिकारी से मतलब जो आईएफएस जो है, आईएफएस के बीच का, मतलब ये मंत्री लेवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे कि कुछ संगठन हुआ करते हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी देश को प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर विदेशी मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पे विदेश सचिव इसका मेन अधिकारी रहता है, और साथ ही साथ में और जो आईएफएस अधिकारी होते हैं वो इसके अधिकारी, मतलब वो इसके सदस्य हुआ करते हैं। तो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है, जिसे सिंधु जल संधि 2000 सॉरी जिसे सिंधु जल संधि 1960 के कार्यान्वयन और लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए बनाया गया था। जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि हुई थी। सिंधु नदी के जो जल है उसके बंटवारे को लेकर एक संधि हुई थी कि इसका जो पानी है कितना हमको देना है और कितना आप उसको रोक के डैम बना सकते हो। तो ये, क्योंकि क्या होता है कि जब कभी भी कोई नदी जो होती है एक देश से दूसरे देश में जाती है, तो उसके लेके लेके कुछ ट्रीटी हुआ करती है। जैसे ब्रह्मपुत्र ट्रीटी भी है चाइना के बीच में और भारत के बीच में, कि आप कितना पानी उसका यूज करोगे, कितना पानी आप रोक के रखोगे, ये सारा। क्योंकि नदी जो है इसके ऊपर किसी देश का कंट्रोल नहीं होता है। मतलब ये नहीं बोल सकते ये नदी जो है सिर्फ मेरे देश की है, ऐसा नहीं है। सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग वर्ष में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच में बैठक करेगा। विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 10 जनवरी, 15 मार्च,
20 अप्रैल या फिर 27 मार्च? चलिए इसका आंसर दीजिए। विश्व रंगमंच दिवस, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा वर्ल्ड थिएटर डे, इनमें से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 27 मार्च। 27 मार्च को हर साल विश्व रंगमंच दिवस या फिर इसको वर्ल्ड थिएटर डे बोलेंगे, मनाया जाता है। वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिन की शुभारंभ किया था, स्थापना की थी। हर साल दुनिया भर में इस दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समारोह होते हैं। तो चलिए यहाँ पे काम की चीज हमको मिलती है कि हमारे भारत देश के लिए भी राष्ट्रीय रंगमंच दिवस जो है वो 27 मार्च को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय की बात भी कर रहा हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समारोह भी मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में थिएटर को लेकर जागरूकता प्रदान करना, जागरूकता लाना और थिएटर की अहमियत जो है वो याद दिलाना है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 26 मार्च के करंट अफेयर्स की क्विज देख लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ में अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं कि कुछ चेंजेस होना चाहिए आपको लगता है, तो प्लीज निसंकोच होकर आप अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके ऊपर पूरी तरह से विचार किया जाएगा और जितना संभव हो सकेगा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिए। थैंक यू।